लर्निंग के जो सीखने के नियम हैं उसके बारे में, इसको लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। या सीखने के नियम। सीखने के नियम के अंतर्गत जो मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करते हैं हम, उसके अंदर थॉर्नडाइक के नियमों का विशेष महत्व रहा है और अमेरिका में भी लास्ट कई ईयर्स से इसी को ही मुख्यतः जो सीखने के नियम है उनको माना जाता है। और उनके लिए टोलमैन ने भी कहा है, पशु शिक्षण का मनोविज्ञान शिशु शिक्षण का जिक्र न भी किया जाए, मूल रूप से थॉर्नडाइक के साथ सहमत होने से या असहमत होने की बात अथवा छोटे छोटे रूप में उस पर प्रगति करने की कोशिश रही है। और अब भी इस बात को हम देखें तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक या प्रतिबद्ध प्रवर्तित मनोवैज्ञानिक, संकेत गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, यहाँ अमेरिका में हम सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में थॉर्नडाइक को अपना प्रारंभ बिंदु मानते दिखाई देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो सीखने के नियम बताए गए उन्हीं को ही मुख्यतः प्रतिपादित किया जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जो सबसे पहला नियम बताया इसमें सीखने के नियम के अंतर्गत तैयारी का नियम। तैयारी के नियम की अगर हम बात करें तो उन परिस्थितियों का इसमें वर्णन किया जाता है जिसमें एक सीखने वाला सीखने की बात को या तो उसको जो सीखने की बात है उसका स्वागत करता है या उसका तिरस्कार करता है। तो तैयारी में क्रिया करने के पहले के सब प्रारंभिक और समायोजन आ जाते हैं। सीखने वाले को उसके पिछले अनुभवों की याद दिलाना, नई बातों को समझने के लिए उसको मानसिक तैयारी करना अर्थात उसका ध्यान आकर्षित करना और उसकी रुचि को सीखी जाने वाली क्रिया की ओर मोड़ना है। सीखना के योग्य वातावरण तैयार करना आदि सब बातें तैयारी में ही आ जाती हैं। इससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सीखने को तैयार हो जाता है और इस प्रकार तैयारी से सीखने की चाह पैदा होती है और सीखने वाले की मनोवृत्ति सीखने से विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो तैयारी के लिए जो मुख्यतः परिस्थितियां हैं, अब हम उन परिस्थितियों की बात करेंगे क्योंकि तैयारी के लिए जो परिस्थितियां रहती हैं वो तैयारी के लिए परिस्थितियां तैयारी के लिए जिस परिस्थितियों की बात करें तो मुख्यतः तीन प्रकार की स्थितियां उसके सामने आती हैं। पहली परिस्थिति में क्या होता है, जब एक व्यवहार करने वाली इकाई या जिसको कंडक्शन यूनिट कह देते हैं, व्यवहार करने की को तैयार कर होती है और उसका कार्य करना संतोषजनक होता है क्योंकि उसके कार्य को परिवर्तित करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। दूसरा परिस्थिति में क्या होता है, व्यवहार के लिए किसी व्यवहार की इकाई का व्यवहार न करना और असंतोषजनक भी हो सकता है और इस कारण उनसे उस कमी के सिलसिले में कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। दूसरी परिस्थिति में क्या होता है कि उसके जो व्यवहार करने वाली इकाई है उसके द्वारा पूर्णतः व्यवहार ना किए गए अर्थात उसके अनुरूप ना हो, तो वो हो सकता है उसके लिए
कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है कि सीखने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन उसकी तैयारी कितनी सही है या गलत है उसके परिणाम को हम नहीं कह सकते। तीसरा है, जब व्यवहार की इकाई के व्यवहार के लिए तैयार न होने पर भी उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, तब उसका व्यवहार नाराज करने वाला होता है। तीसरी परिस्थिति में क्या होता है कि किसी कार्य के लिए उसको तैयार जबरदस्ती किया जाता है। जैसे हम उदाहरण लें कि छोटे बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, तो उस के अंदर यह होता है कि बच्चा नाराज हो जाता है और रोने लगता है, छटपटाने लगता है कि मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। तो तीसरी परिस्थिति वह आ जाती है। अब है सीखने की तैयारी के चिन्ह, द सिंबल्स ऑफ द लर्निंग थ्रू द रेडीनेस। उपरोक्त इस विवरण को अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि तैयारी इस बात से जानी जाती है कि सीखने वाले में सीखने की प्रवृत्ति हो, अर्थात उसको वह सीखना चाहे, तभी सीखने की प्रवृत्ति होने से उसे सीखने का संतोष मिलता है। यदि सीखने की प्रवृत्ति होने पर भी उसे सीखने न दिया जाए तो भी उसमें भारी असंतोष पैदा हो जाता है। इस प्रकार जहाँ सीखने की तैयारी सीखने में सहायक होती है, वहीं सीखना न मिलने अथवा सीखने में बाधा होने पर वह उससे मानसिक असंतोष उत्पन्न हो सकता है। प्रयोग के लिए यदि हम बात करें कि बालक को हम किसी वस्तु को दिखा दें या वस्तु के बारे में बताएं और उसको उस वस्तु को ना देखने दें, तो उस समय उसकी जो प्रतिक्रिया होगी उसको बहुत नाराज हो जाएगा कि यह वस्तु उसको दिखानी ही पड़ेगी। और अगर हम उसे उस वस्तु को दिखा देंगे तो और वह उस वस्तु को समझ लेगा, उस समय क्या होगा, तब उसे मानसिक संतोष प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर हम बात करें, हमने थॉर्नडाइक का एक उदाहरण लिया था पहले लास्ट टाइम में कि चिंपैंजी के लिए बाहर केले रखे हुए थे। अब उसको वहां तक ना पहुंचने दिया जाए, उसके लिए वो साधन प्रोवाइड ना किए गए, तो उस समय उसकी हालत बहुत ज़्यादा विकट हो जाएगी। और यदि उसको वो केलों को प्राप्त करने के लिए हमने साधन रखा था, एक डंडा रखा था, तो उस डंडे के द्वारा जब उसने उस केलों को प्राप्त कर लिया था तो उस समय उसमें संतोषजनक व्यवहार था। तो दोनों परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं कि सीखने की तैयारी के अंतर्गत अगर हम उसको सीखने के लिए प्रवृत्त करना चाहते हैं तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने से पहले उसको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, तभी उसका सीखना संभव हो पाएगा। अन्यथा क्या होगा, उसके द्वारा जो सीखा गया है वो अर्थात हम ये बात करें कि उस प्राणी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जो सीखने की तैयारी पहली है, अगर उसमें ही हम बाउंडेशंस लगाते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं, तो वो सीखने के लिए पूरी तरह प्रवृत्त नहीं होता और उसकी प्रक्रिया आगे भी नहीं बढ़ सकती। दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, आगे बढ़ भी सकती है। कई बार ऐसा होता है किसी कार्य के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, तो वो या तो उस कार्य को नहीं करेगा या उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा। दूसरा है नियम अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा जो दूसरा सीखने का नियम दिया गया वो अभ्यास का नियम था। उन्होंने कहा कि मनुष्य और पशुओं में सीखने का दूसरा महत्वपूर्ण नियम अभ्यास का नियम है। अभ्यास का नियम प्रयोग करने के नियम तथा प्रयोग न करने के अलावा अप्रयोग के नियम पर आधारित है। किसी क्रिया को बार बार प्रयोग करने या दोहराने से वह दृढ़ हो जाती है और छोड़ देने अथवा भूल जाने में वो जो क्रिया है आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसी क्रिया के दृढ़ होने से जब कभी भी उस क्रिया के योग्य परिस्थिति होगी
तब उसके होने की संभावना हो जाती है। इस प्रकार अभ्यास का नियम सीखने की प्रक्रिया में बार बार अभ्यास करने पर जोर देता है। बार बार अभ्यास करने में हमारी मांसपेशियों को अथवा मस्तिष्क के नाड़ी तंतुओं को उस क्रिया के करने की आदत पड़ जाती है और आवश्यकता पड़ने पर वह आसानी से की जा सकती है। अब इसकी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की। उन्होंने माना कि थॉर्नडाइक द्वारा जो अभ्यास का नियम दिया गया केवल रेपिटेशन ही था, अर्थात उसको क्रैमिंग करना सिखाया जा रहा है, जबकि थॉर्नडाइक का यह जो नियम था वो क्रियात्मक था, क्रिया करने के पक्ष में था। इसलिए इस अभ्यास के नियम की यह आलोचना हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर वह समझ करके उस अभ्यास को करता है प्राणी, तो थॉर्नडाइक ने इसके अंदर कुछ संशोधन भी किए कि समझ करके फिर उस कार्य का अभ्यास करे तो उस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा, तो उसकी क्रिया इसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल भी रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा और लास्ट प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। प्रभाव के नियम की अगर हम बात करें तो प्रभाव के नियम का तात्पर्य सीखने के प्रभाव या परिणाम से है कि सीखने के बाद उसको उसका क्या परिणाम मिला या उस पर क्या प्रभाव पड़ा। सीखने की क्रिया के परिणाम स्वरूप सहायता मिलती है या उसके लिए उसको सफलता मिलती है, और या फिर उसके लिए उसको असफल रहना पड़ता है। इस प्रश्न के उत्तर का सीखने पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सफलता मिलने पर संतोष होता है और असफलता मिलने पर उसको असंतोष मिलता है। तो इन दोनों को अगर हम देखें, असंतोष से प्रदत्त संबंधों में उसके पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाते, और अगर वह सफल हो जाता है तो प्रदत्त संबंधों में अंतर निर्भरता बन जाती है, अर्थात फिर वह दोबारा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और असफलता या असंतोष उसके लिए दंड के समान है, और सफलता या संतोष उसके लिए इनाम के समान है, और उस क्रिया को वह फिर दोहराना चाहता है। अगर उसको सफलता मिलती है और अगर असफलता उसको दंड स्वरूप उसको मिलती है तो वह उस क्रिया को दोहराना नहीं चाहता। फिर थॉर्नडाइक ने 1932 में उसने कुछ सुधार किया, उसने प्रभाव का इसको नाम दिया प्रभाव का विस्तार। और इस संबंध में परीक्षणों के आधार पर थॉर्नडाइक ने एक नया सिद्धांत जो पता लगाया वह था प्रभाव का विस्तार, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का प्रभाव केवल सीखने की विशेष क्रिया में ही नहीं बल्कि सह संबंधों और संयोजनों की दृढ़ता पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लें हम कि किसी बनिए का बच्चा है तो वो हिसाब में निपुण होता जाता है, वो बड़ी जल्दी से उसको सीख जाता है, क्योंकि उसको अगर हम बात करें डोमेस्टिक वे में या उसके पापा क्योंकि उस व्यवसाय में है तो वो घर पे भी हिसाब किताब लगाता रहता है, तो उसमें वह जल्दी से उसको सीख जाता है, उसको कवर अप कर लेता है। तो इसलिए हम ये बात करें कि प्रभाव का नियम इस पर आधारित है कि वह पहले उस कार्य को जानता है तो उसको और अच्छे से कर लेता है। अगर उसकी संतुष्टि मिलती है उससे तो उस कार्य को और अच्छे ढंग से कर सकता है, और अगर असंतुष्ट होता है हो सकता है उस कार्य को वह छोड़ दे या हो सकता है उस कार्य को करने का प्रयास ही न करे। संतोष और असंतोष की अवस्थाएं संयोजन पर उनके प्रभाव से जानी जाती हैं। प्रभाव का नियम यह बतलाता है कि इन अवस्थाओं का क्या परिणाम होता है। अतः थॉर्नडाइक के इस प्रभाव के नियम को आत्मवादी हमने मान लिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो नियम है वे आत्मवादी है, बल्कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि प्रभाव वर्तमान है और उसके कारण बीत चुके हैं। बीते हुए कारणों पर
वर्तमान अवस्था का प्रभाव मानना ठीक नहीं है। प्रभाव या तो वर्तमान है या भविष्य से ही उसका मालूम पड़ेगा। नित्य जो उसके कार्य करने के बाद उसके बाद में उसको क्या वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसलिए जो आलोचक थे उन्होंने माना कि प्रभाव का नियम जो है वो केवल वर्तमान स्थिति को ही बताता है, बल्कि उसके साथ साथ भविष्य में वह वैसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए इसका खंडन किया। वास्तव में थार्नडाइक के सिद्धांत पर इस आक्षेप का असली कारण यह था कि उसने स्नायु कोषों अर्थात न्यूरॉन्स पर पीछे पड़ने वाले प्रभाव पर जोर दिया था। साधारण अर्थों में प्रयास या प्रभाव के नियम का अर्थ यह होता है कि इनाम या सफलता से सीखने की प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है और दंड अथवा असफलता से उसमें बाधा रहती है। थार्नडाइक के अनुसार अगर हम बात करें परिणाम का, यह प्रभाव प्रत्यक्ष होता है और उसमें विचारों की सहजता आवश्यक नहीं है। और यह कहने में और करने में थार्नडाइक परिपुष्टता का सिद्धांत, जिसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, पुनर्बलन के सिद्धांत की बात उन्होंने की है कि अगर उसके लिए उसको पुनर्बलन मिलता है, उस कार्य को करने के लिए उसको शाबाशी दी जाती है कि यह कार्य तूने किया, तो उस पर यह प्रभाव का नियम लागू होगा, वह कार्य को दोबारा करना चाहेगा, क्योंकि इसके लिए उसको पुनर्बलन मिला है तो वह किसी भी कार्य को फिर दोबारा से करना चाहेगा। अर्थात उसके बाद जो सीखा गया कार्य है वह उसके अंदर निपुणता लाता जाएगा। इसके लिए कुछ और नियम भी थार्नडाइक ने दिए। अब हम उनकी बात करते हैं। उसमें जिसको गौण नियम भी कहा गया, इसमें आता है सबसे पहला बहुरूपी अनुक्रिया। बहुरूपी अनुक्रिया का जो नियम थार्नडाइक ने दिया, उसके अनुसार जो जब सीखने वाले के सामने कोई नवीन समस्या पैदा होती है तब वह उसको सुलझाने के लिए मूल प्रवृत्तियों तथा सीखे हुए व्यवहार के अनुसार आचरण करता है। इस आचरण से बहुरूपी अनुक्रियाएं या विविध अनुक्रियाएं प्रतिक्रियाएं प्रकट होती हैं। इन क्रियाओं में जब सीखने वाला सही क्रिया पर पहुंचता है तो उसे सफलता मिलती है और सीखना संभव हो जाता है। प्रतिक्रियाओं के इस प्रकार बदलते रहने से ही सीखने वाला सही क्रिया पर पहुंचता है, क्योंकि उसके द्वारा जो भी अनुक्रियाएं की जाती हैं उसमें कुछ ना कुछ अगर परिवर्तन होता रहता है तो उसके द्वारा जो सीखना है वो बहुरूपी अनुक्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है। यदि अनुक्रियाएं बहुरूपी ना हो तो सीखने वाला सफलता पर कभी नहीं पहुंच सकता। अगर हम प्रयत्न और भूल के सीखने के सिद्धांत की बात करें तो इसी बहुरूपी अनुक्रियाओं पर आधारित है, क्योंकि प्रयास किया जाता है, पहली उसको सफलता मिलती है, फिर दूसरी बार प्रयास करता है, फिर दूसरे ढंग से उसका प्रयास करता है, अर्थात तो उसकी जो क्रियाएं हैं वो बहुरूपी हैं, अलग अलग रूपों में उसको प्रयोग करता है, तो उसको कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाती है। इसलिए इस नियम के अंतर्गत हम यह मान सकते हैं कि बहुरूपी अनुक्रियाओं के द्वारा जो सीखना है वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा नियम की बात की उन्होंने एक और नियम के अंतर्गत उसको तत्परता का नियम कहा गया। तत्परता के नियम के अंतर्गत अगर हम बात करें उसको अभिवृत्ति भी मान सकते हैं, अर्थात उसका एटीट्यूड। सीखने का दूसरा नियम तत्परता अथवा अभिवृत्ति का नियम है। सीखना जानवर की संपूर्ण अभिवृत्ति या तत्परता के से ही निर्देशित होता है।
किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को की क्या अनुक्रिया होगी, यह एक विशेष समय में परिस्थिति में ही हम जान सकते हैं। मान लीजिए अगर हम उसका उदाहरण लें कि किसी हिंदू बच्चे के अगर वो मूर्ति के पास से गुजरता है, मूर्ति के सामने से गुजरता है तो उसका सिर अपने आप झुक जाता है। और अगर मुसलमान बच्चे की बात करें तो वो किसी मंदिर के आगे उसका सिर नहीं झुकेगा। अर्थात लेकिन एक विशेष परिस्थिति में हम ये मान सकते हैं कि किसी बात के लिए उसको असंतोष जाहिर हो सकता है वह जो हिंदू बालक है जिस मूर्ति के आगे झुकता है, हो सकता है एक समय में वह मूर्ति फेंक भी दे। तो यह उसकी कंडीशन पर आधारित है कि ये तत्परता अभिवृत्ति उसकी या मनोवृत्ति उसके ऊपर आधारित है कि वह उस कार्य को किस प्रकार से उसके लिए संतोषजनक है या संतोषजनक है। तीसरी हम बात करेंगे तत्वों की पूर्व शक्तिमत्ता। पूर्व शक्तिमत्ता इस नियम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह जो नियम है प्रत्येक समस्या में कुछ मौलिक पूर्व शक्तिमत्ता तत्व शामिल होते हैं। अपनी अनुक्रिया को इन्हीं तत्वों पर आधारित करने से सीखने वाले को अधिक सफलता मिलती है, परंतु यह सीखने वाले की सामर्थ्य और अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। इस प्रकार की सामर्थ्य का अंतर्दृष्टि से सीखने की विधि में बहुत अधिक महत्व रहता है। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि गणित की किसी समस्या को सुलझाने के लिए गणित के विद्यार्थी की जो अंतर्दृष्टि होगी वह भाषा के विद्यार्थी की वैसी परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि गणित का विद्यार्थी उस समस्या के मूल तत्वों को आसानी से समझ सकता है। इसलिए इस विशेष स्थिति में यह माना जा सकता है कि अगर उसके अंदर तत्वों को पूर्व से उसका पूर्व शक्तिमान है, उसके लिए पूर्व शक्तिमत्ता रखता है तो उसको सही ढंग से उस कार्य को कर सकेगा अगर उस कार्य के बारे में पहले से ही वह जानता है। चौथा जो गौण सिद्धांत वह समानता के अनुसार अनुक्रिया चौथे गौण नियम में थार्डैक ने जो बात की वह थी समानता के अनुसार अनुक्रिया। उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत में सात्विकरण या असेमिलेशन जिसको बोला जाता है का या सफलता के अनुसार यह अनुक्रिया का सिद्धांत है। नई परिस्थिति किसी ऐसी परिस्थिति के समान है जिससे सीखने वाला पहले भी गुजर चुका है, तो उसके द्वारा जो भी नेक्स्ट अनुक्रिया की जाएगी वैसी ही अनुक्रिया करना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि उसने पहली परिस्थिति में वह कार्य को करके देखा हुआ है। तो इसलिए यह नियम लागू होता है कि उसको समान अगर उसको कार्य दूसरा करना पड़ता है, दूसरी परिस्थिति में करना पड़ता है और उसी कार्य के अनुरूप वह दूसरा कार्य भी आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट है सहचरी स्थान परिवर्तन। सहचरी स्थान परिवर्तन। इस नियम में थार्डैक ने बताया कि उसके द्वारा जो पांचवा नियम दिया गया उसमें ये बात की गई कि स्थान परिवर्तन और सहचरी अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है तो ज़्यादा उसके लिए वो प्रभावी हो सकता है। जैसा कि इस नियम के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें सीखने वाले की
अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है और यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपन से लगे हुए अथवा इसके किसी सहचरी उद्दीपन के प्रति किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कुत्ते के सामने उसको खाने के लिए एक प्याला रखा जाता है और उस प्याले को देख करके उसके मुंह में लार आती है, क्योंकि उसमें उसको खाना मिलता है और उसका मालिक उसके लिए खाना उस प्याले में डालता है, प्रतिदिन का नियम बन जाता है। तो उसके साथ क्या होता है कि अब वो प्याले को देखता है तो भी लार आती है उसके मुंह में, उसके मुंह में लार टपकने लगती है, क्योंकि उसको उसके खाने के साथ सह संबंधित है। और अपने मालिक को देख करके भी उसके मुंह में लार आती है, क्योंकि वो उसको भोजन उसके लिए उस प्याले में उस भोजन को डालता है। तो हम ये बात मान सकते हैं कि अब व्यक्ति और प्याले के प्रति होने वाली यह स्थिति, यहाँ पर व्यक्ति और जो प्याला है वह मूल उद्दीपन खाने के सहचरी हैं। इस तरह अनुक्रिया में सहचरी स्थान परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। थार्नडाइक के इन नियमों की बात करें तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये जो तीन उसने जो मुख्य नियम बताए, तैयारी का नियम, और उसके बाद उसने बताया अभ्यास का नियम, और उसके बाद उसने बताया प्रभाव का नियम, और उसके साथ साथ उसने जो 5 नियम हमें बताए, बहुरूपी अनुक्रिया, तत्परता अथवा अभिवृत्ति, उसके बाद तत्वों की पूर्व शक्तिमता और समानता के अनुसार अनुक्रिया करना और सहचरी स्थान परिवर्तन, इन 8 नियमों के आधार पर हम बात करें तो लर्निंग इन 8 नियमों पर आधारित रहती है। इन नियमों के अनुसार ही प्रत्येक बालक या प्राणी लर्निंग करता है। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो इस सिद्धांत में जो हमें पहला नियम बताया गया था वो था तैयारी का नियम। तैयारी के नियम को अगर हम शिक्षा के में उपयोग की बात करें तो उसमें क्या रहता है कि इसके लिए वुडवर्थ ने भी कुछ उपयोगिताएं बताई, उसकी हम बात करते हैं। ध्यान और रुचि पैदा करना। जब तैयारी में क्या रहता है, सबसे पहले किसी भी कार्य को सिखाने से पहले या किसी भी क्रिया को सिखाने से पहले विद्यार्थी में ध्यान और रुचि को पैदा किया जाता है। दूसरा, उसमें फिर उसके साथ साथ उसमें जिज्ञासा भी पैदा की जाती है कि उस कार्य को वो सीख सके। अगर वह उससे संबंधित उसमें जिज्ञासा न पैदा की जाए तो उस कार्य को वह सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा। फिर तीसरा है बालकों को अभिप्रेरित करना। शिक्षक के द्वारा बालकों को प्रेरित भी किया जाता है कि वह इस कार्य को या उसके लिए जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है वह सीखने के लिए उसको प्रेरित किया जाए कि इस कार्य को वो आसानी से सीख सकता है। तो यह था तैयारी का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, बात की थी इसमें हमने। तो अभ्यास के नियम की अगर हम बात करें तो बार बार रेपिटेशन करवाई जाती है बालक को, तो उसमें क्या होता है, उसमें आदतों का निर्माण, अर्थात जब बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें एक आदत विकसित हो जाती है। जैसे सुबह जल्दी उठने की हम बात करें तो हम अपने को एक अलार्म सेट कर दें प्रतिदिन, फिर बिना अलार्म के भी उस कार्य का उसको हम अपने आप ही उठ जाते हैं, अर्थात उसमें एक आदत का निर्माण हो जाता है। जैसे क्लास में कक्षा में विद्यार्थी जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग पीरियड्स की व्यवस्था की जाती है कि इस समय ये पीरियड लगेगा, तो उनको आदत हो जाती है कि यह पीरियड इस सब्जेक्ट का है तो हमें यह अटेंड करना है। तो इसके अभ्यास के नियम के दौरान अगर हम बात करें तो उसमें आदतों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है अभ्यास के द्वारा लिखाई में भी सुधार होता है। बार बार अभ्यास करने से, लिखने से उसमें लिखाई में सुधार होता है, क्योंकि ये अभ्यास पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी द्वारा जो उसको, अगर कई बार टीचर
लिखाई में सुधार होता है, क्योंकि उसको बार बार प्रैक्टिस, उसको बार बार रिपीट किया जाता है। रेपिटेशन के कारण, उसके अभ्यास के कारण उसमें वह गुण विकसित हो जाता है कि उसकी लिखाई पहले धीरे धीरे लिखना जब सीखता है तो उसकी लिखाई इतनी बढ़िया नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब उसको अभ्यास करवाया जाता है उसकी लिखाई में अपने आप सुधार आ जाता है। तीसरा है इस नियम का शिक्षा में उपयोग, वह कक्षाओं और शुद्ध उच्चारण का विकास, कला और शुद्ध उच्चारण का विकास भी होता है। बार बार अभ्यास करने से उनकी कलाओं में और ज़्यादा निखार आता है, उसका परिमार्जन होता है, और उसके साथ साथ उसको बार बार अभ्यास करने से उसका उच्चारण, किसी भी शब्दों का अगर हम उच्चारण उस बालक को सिखाते हैं और उसके लिए उसको अभ्यास करने के लिए कहते हैं, तो क्या होता है कि उसके उच्चारण में धीरे धीरे शुद्धता आने लगती है। नेक्स्ट है उसके लिए मौखिक अभ्यास। इस अभ्यास के नियम के अंतर्गत शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। उसको मौखिक अभ्यास करवाया जाता है, उसको बार बार बोलने के लिए कहा जाता है। जब वो मौखिक अभ्यास करता रहता है, एक समय इतना वह निपुण हो जाता है कि वह आसानी से किसी भी विचार को आसानी से कह सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम की, कि उसका शिक्षा में क्या उपयोग है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम भी शिक्षा में अत्यधिक सहायक है और उपयोगी है। उसकी बात करें, इससे क्या होता है कि स्मरण शक्ति में वृद्धि, परिणाम उसको प्राप्त हो जाता है जब उसको पता चलता है कि इस कार्य को करने के बाद मैंने यह इस प्रकार से इस कार्य को किया, तो उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरा, उसके अंदर रुचियों में वृद्धि होती है, उसकी रुचि बढ़ती है। किसी कार्य को सफल होने पर, किसी कार्य में सफल होने पर उसको लगता है कि अब मैं कार्य को दोबारा कर सकता हूँ, तो उस कार्य में उसकी रुचि होती है। नेक्स्ट है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। अगर बालक को उसने जो कार्य करके सीखा और उसके द्वारा सही कार्य किया गया, उसके लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है, और वह कार्य को जब वो पुरस्कृत किया जाता है तो उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है। उसके द्वारा जो भी पढ़ा गया है, अगर उसके लिए उसने सही ढंग से उसको याद करके सुना दिया, तो उसको हम पुरस्कृत करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह बालक आगे और सीखता है। और दूसरी तरफ परिणाम अगर यह आया कि वह असफल हुआ, तो उसे दंड दिया जाता है कि उस कार्य को फिर दोबारा से वो करेगा। अगर वो सीखेगा तो सही ढंग से सीखेगा, गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं दोबारा इस कार्य को गलत करता हूँ तो मुझे दंडित किया जाएगा। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं उसके अंदर अच्छी आदतें पैदा होती हैं, क्योंकि वह उसको सफलता मिली और सफलता मिलने के बाद उसको पुरस्कृत किया गया, तो उसके लिए उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण भी इसके द्वारा होता है। अब है इसके साथ साथ प्रभाव का नियम। उसके लिए अगर हम प्रभाव के नियम की बात करते हैं, तो जो अपराधी प्रवृत्ति रहती है, इससे उसकी रोकथाम होती है। अब वो किस प्रकार से होती है, अगर किसी गलत कार्य को करने पर उसे दंडित किया जाता है, तो उसमें आपराधिक प्रवृत्ति पैदा नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे द्वारा अब अगर गलत कार्य किया गया तो मुझे इसके लिए दंड मिलेगा, वह उसके लिए दोषी बन जाएगा, तो वो उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण। प्रभाव के नियम के अंतर्गत हम बात करें, जो भी उसके द्वारा सीखा गया है तो उसके संवेगों पर भी नियंत्रण करना आएगा। मान लीजिए वह किसी कार्य को सीखने के बाद और उसे डांटा गया तो थोड़ा गुस्सा हुआ, तो उससे फिर उसके लिए उसको फिर डांटा गया कि तो इतना गुस्सा मत हो, तो उसके संवेगों पर भी उसका नियंत्रण होगा। नेक्स्ट है उसके साथ शिक्षण विधि में सुधार। शिक्षण विधि में सुधार, यह न केवल लर्निंग के लिए ही सहयोगी है प्रभाव
प्रभाव का नियम शिक्षण विधियों में भी अनेक प्रकार से सुधार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि किस प्रकार से अगर एक शिक्षण विधि से बालक नहीं सीख रहा तो दूसरी शिक्षण विधि से उसको सिखाया जाए। तो यह प्रभाव का नियम सीखने और सिखाने दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है कि इस कार्य को अगर दूसरे ढंग से किया जाए, शिक्षक के द्वारा किया जाए, तो उसकी शिक्षण विधि में सुधार हो जाता है। नेक्स्ट है इसके साथ उसकी मानसिक स्तर का ध्यान। प्रभाव के नियम के अंतर्गत शिक्षा में उपयोग इस बात के लिए भी किया जाता है, मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाता है कि किस मानसिक स्तर का विद्यार्थी है और उसको क्या सिखाना है। ये अगर इस बात को ध्यान में रख करके जो हमारी स्कूली शिक्षा है वैसे भी इन बातों के अनुरूप ही है कि किस आयु वर्ग के बालक किस कक्षा में पढ़ा सकते हैं और किस कक्षा के वे योग्य हो सकते हैं, वह उसके ऊपर एक आधारित है कि बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके अगर उसको सिखाया जाता है तो उसके द्वारा जो सीखा गया है वह सार्थक होगा और उसको अति अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो जाना, जिसको समझा, वह थे लॉ ऑफ लर्निंग अर्थात सीखने के नियम और उनका शिक्षा में किस प्रकार क्या उपयोग हो सकता है और उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। आज हमने इसके बारे में जाना।